श्रोता नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र सिवाच। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम वादी की आवाज में आपका पुनः स्वागत है। हमारे देश के शीश पर मुकुट के समान शोभायमान ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप से तो बहुत खूबसूरत है ही, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। कला, साहित्य, संगीत और सूफीज्म की यहाँ की अपनी समृद्ध परंपराएं हैं। अपने इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इस क्षेत्र की और विशेष रूप से कश्मीर के लोक संगीत की। श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है। श्री संजय पंडिता इसी गांव के मूल बाशिंदे हैं। यूं तो श्री संजय पंडिता देहरादून में जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन वे शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित हैं और कश्मीरी लोक संगीत के जानकार भी। तो आइए उनसे बात करते हैं इनके क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियों की और लोक संगीत की। संजय पंडिता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कश्मीर के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? जी, मैं जो हमारा कश्मीर है ये 3 खित्तों में बटा हुआ है, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू। मैं कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे एक छोटा सा गांव मुरन है। मुरन से मैं बिलोंग करता हूँ, जो श्रीनगर से अराउंड 32 किलोमीटर अवे है, वहां से दूर है जो है। और ये एक छोटा सा गांव है, बिल्कुल जहाँ पे लगभग 5000 के आसपास आबादी है, जहाँ की लैंग्वेज जो है वो टोटल कश्मीरी है और जो डायलेक्ट कश्मीरी है वहाँ का वो अपना है उनका, हमारा और जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में विशेष रूप से एक कश्मीरी एक्सक्लूसिव एक अलग ही भाषा है, उसका डायलेक्ट अपना है और ये इसको मान्यता भी प्राप्त हुई है भारत सरकार की ओर से इस भाषा को। और इस भाषा के बहुत से विशेषताएं भी हैं और इस भाषा के साथ क्या क्या, लेकिन विशेष रूप से मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां कल्चरली अगर देखा जाए काफी रिचेस्ट रहा है ये कल्चरली। हमारा जो गांव है यहाँ बड़े गुणी व्यक्ति यहाँ से पैदा हुए हैं, जो संगीत के क्षेत्र में, एकेडमिक साइड में, जो जुडिशरी में उन्होंने टॉप पोस्ट से उनका अचीवमेंट आज तक हासिल है। उसमें कश्मीरी मुस्लिम भी है और कश्मीरी हिंदू भी है। उस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। आप कश्मीर से कितने दिन पहले आ गए थे यहाँ पर? जी, मुझे लगभग यहाँ पे 2 दशक से ज्यादा हो गए यहाँ पे देहरादून में, लेकिन हमारा अपना सब भाई बहन सब वहीं पे है और हमारा घर भी वहीं पे है, तो आना जाना हमारा रहता है वहाँ पे। मेरी यहाँ पे सर्विस है, मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन वहाँ पे हम जाते रहते। प्राकृतिक रूप से तो एक बहुत खूबसूरत जगह होगी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस गांव की ये है कि इसमें 2 मंदिर है, एक मंदिर एक मस्जिद। जो ये मस्जिद है वो एक बहुत बड़े इहाते में मस्जिद है, जहाँ के मुस्लिम, लोकल मुस्लिम वहाँ पे नमाज अदा करते हैं। वो तो एक साइड इसका हुआ। और यहाँ एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो मस्जिद है उसकी मान्यता ये है, उसका नाम था बाबा हाजी। बाबा हाजी, वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी इतनी स्पिरिचुअली उतना हाई था कि उसके लिए लोग आज भी इतनी मान्यता है कि चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान उस मस्जिद में जाते ही जाते हैं। इसकी वजह से भी एक ये फैक्टर है कि वहाँ जितने भी लोग हैं बड़े सात्विक विचार के लोग आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, जो लगभग 7 बीघे पे मंदिर है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि इतने बड़े इलाके में मंदिर होगा। और उस मंदिर का नाम है ब्रायरमंज। वो बिल्ली के रूप में वो माता उस जगह पे आई है और वहाँ पे उसकी स्थापना हुई है। एक भक्त था, उसको रोज जाना पड़ता था दूर पूजा पाठ के लिए, तो उस दूरी को नजदीक में लाने के लिए माता ने उसको वरदान दिया, मैं वही आ जाऊंगी जहाँ पे आपका घर है। तो उसका फिर वहाँ पे एक स्थापना उस मंदिर की, हम तो बहुत छोटे थे उससे पहले, मतलब ये लगभग 18 सेंचुरी की बात है जब ये मंदिर वहाँ से स्थापना हुई। तो ये चीजें हैं जो आपको बहुत मोहित करती है। एक वहाँ पे बहुत उर्स होते हैं, मेला लगता है। जी, आपने बताया सांप्रदायिक सौहार्द का वहाँ पे माहौल है और बहुत ज्यादा भाईचारा था वहाँ पे, बहुत ज्यादा और अभी भी वो बरकरार है। अभी भी उसमें कोई, मतलब कहते हैं ना, कहीं संधि नहीं आई, कोई उसमें भी डिफेक्ट नहीं आई कि वो मैं जाऊं। और अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे तो ये नेचुरल है। मैं जो भी मेरे यार दोस्त हैं वो सारे मुस्लिम ही है वहाँ पे, क्योंकि 5000 वाली आबादी में हम सिर्फ 25
हिंदू की फैमिली से वहाँ पे। अगर वहाँ पे से 200 कुंबे थे, 200 कुंबे में सिर्फ 25 परिवार हिंदुओं के थे। तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ जो आपस में भाईचारा था वो बहुत एक्सट्रीम भाईचारा था वहाँ, वो अभी भी बरकरार है। उसमें कोई उसमें अभी आज तक उसमें कोई वो डिस्टेंस नहीं आया। और जब भी आप जाते होंगे तो सबसे मिलते जुलते होंगे और बड़ा अच्छे समय कटता होगा आपका। बिल्कुल, मेरे बचपन के दोस्त वहीं पे है। मैं जब भी जाता हूँ और मैं जो मेरा मुस्लिम परिवार है वहाँ पे, जो मेरे दोस्त मैं उन्हीं के यहाँ जाता हूँ और उनके रहता भी हूँ कि हमारे मकान की टेंशन अब ऐसी नहीं है कि वहाँ कोई रह नहीं रहा है। तो हम जब भी जाते, जो भी हमारे यार है, दोस्त है, जो भी मेरे क्लोज है, कुछ प्रोफेसर्स है, कुछ वहाँ पे एकेडमिक साइड में है, कुछ यूनिवर्सिटीज में है, तो मैं उनके यहाँ जाता हूँ, रात भर वही रहता हूँ, 2-3 दिन रहा और उसके बाद फिर निकलता हूँ। आपने शुरू में बताया कि वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही रिच क्षेत्र है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, जो जे.एंड.के जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का जो सबसे पहले जज बना है वो हमारे गांव का बना है। जस्टिस जानकीनाथ भट्ट उसको बोलते थे। ये मैं 30s की बात आपको बता रहा हूँ। ये प्री इंडिपेंडेंस है, उसके दौर की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गांव का एक जज बनेगा एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का। दूसरे, मेरा जो अपना ही एक कजिन है, वो इस टाइम एक बहुत ही बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट है। वो बाहर विदेश में है और यहाँ पे उनके बहुत लेक्चर्स आते रहते हैं यहाँ पे। देन प्रोफेसर वहाँ पे निकले जिन्होंने पीएचडी मैथ्स में किया हुआ है। ये तो एक साइड है, एकेडमिक साइड हुआ। फिर वहाँ के एक पॉइंट है प्राणनाथ गरीब, उसकी मान्यता बहुत ज्यादा मान्यता है और वो अप्रूव हर क्षेत्र में थे। फिर वो स्पिरिचुअली इतना हाई हो गए कि आज इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। ऐसे ही मुस्लिम्स में थे जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया इस गांव में शिक्षा के माध्यम के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उनमें गुलाम कादिर मीर था एक आदमी, जिसने बहुत काम किया वहाँ के स्कूल की जो स्थिति उसको सुधारने के लिए। वहाँ जो अपना भाईपन, मतलब भाई बहन जितने भी वहाँ पे हैं, उनकी एजुकेशन को एंश्योर करने के लिए वो खुद जाता था साथ में उनको एडमिशन करवाने के लिए। वो वहाँ का एमएलए भी रहा हुआ है। अब लेडीज में सबसे पहली जो लेडी एक आरईसी में रेजिडेंशियल इंजीनियरिंग कॉलेज जो जे.एंड.के का है, उसमें सबसे पहली जो लड़की थी वो हमारे गाँव से थी और हमारे परिवार की ही थी, उषा पंडिता। तो पहली लड़की थी जिसने वहां से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर दी। ऐसे ही एलआईसी के क्षेत्र में मेरी सिस्टर सबसे पहली लेडी है जिसने एलआईसी में ज्वाइन किया हुआ एज लेडी। तो मुस्लिम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको बढ़ावा देने के लिए। इनमें विशेष रूप से मैं बता दूं, वहाँ एक बहुत ही पढ़े लिखे लर्नड मैन थे जिनका नाम था वली मोहम्मद। उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि वो घर से लोगों को निकाल के, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, घर से निकाल के उनको स्कूल में ले आके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ा था। तो ये माहौल था उस गांव में। जब ये माहौल आपको मिला था इन परिस्थिति में स्वाभाविक है वहाँ टैलेंट तो उभरेगा ही उभरेगा। फिर संगीत के क्षेत्र में वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही जबरदस्त संगीत के क्षेत्र में, जो अप्रूव्ड आर्टिस्ट थे वहाँ के। उनमें एक डीएल पंडिता है, उसका योगदान है कि वो बड़े अच्छे तबला प्लेयर थे। उनमें संतोष भट्ट है जो ऑल इंडिया अप्रूव्ड एक सिंगर है, वो दिल्ली से उनका अप्रूव्ड ए ग्रेड कलाकार थी वहाँ की। ऐसे वहाँ पे एक जो विशेष वहाँ पे जो फोक संगीत जिसे कहते हैं छकरी, उसमें भी एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है अब्दुल अहद आहंगर। वो बहुत ही फेमस फोक सिंगर है वहाँ के, वो भी हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। तो जिस गांव में इतनी सारी अच्छे अच्छे लोग हो तो स्वाभाविक है उस गांव के साथ आपकी अटैचमेंट तो बिल्कुल। और आप खुद भी संगीत में प्रशिक्षित हैं। हम आपके क्षेत्र के लोक संगीत के बारे में बात करें। हम शुरुआत में चाहते हैं कि आप कुछ वहाँ का एक खूबसूरत सा लोकगीत सुना दें हमें। ये लोकगीत है वहाँ का, इसको लोग बड़े दिल से गाते हैं इस गाने को। तो उसी के मैं एक लाइन आपको सुनाते। जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो जो पेड़ पौधों के छोटे छोटे जो अंकुर फूटते उसमें से, वो इतना दिलकश होता है, दिल को लुभाने वाला होता है कि आदमी चाहता है कि मैं उस मंजिल से, मैं उस समय से बाहर नहीं निकलूं। वो जो महक उसकी होती है वो सीधे अपने हृदय पे असर करती है। ये उसमें ये भाव है। रोशिवला म्यान दिल परो, ओशन पहाड़ा दूर बलो, रोशिवला म्यान दिल परो, तंग फुलिया क्या सिया हर दीवानो चलता, तंग फुलिया क्या सिया हर दीवानो चलता, वही बात ओशन
गुलशन बहारा बनो होश बदन। ये इसका एक मैंने मुगड़ा सुना दिया, एक अंतरा सुना दिया आपको। जी, बहुत बहुत सुंदर था, बहुत मधुर था, आपने गाया भी बहुत खूबसूरत। जो वहाँ का लोक संगीत है, क्या उसकी विशेषताएं हैं? उसकी विशेषता ये है कि अगर लोक संगीत की हम बात करेंगे, लोक संगीत एक दर्पण होता है एक समाज का। उसमें जो भी पोएट्री यूज की जाती है वही पोएट्री होती है। उसमें अलग अलग जानर होते हैं, कभी सूफी होती है, कभी धार्मिक होती है, कभी रोमांटिक होती है, कभी आप प्रकृति के ऊपर गीत लिखते हो। तो हर एक का अलग अलग भाव है। अब ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो कश्मीर जो क्षेत्र है, इसमें मूल रूप से आपको आपके हमारे जो लोक संगीत है उसमें प्रोमिनेंट जो है वो छकरी है। छकरी एक माध्यम है जिसमें यूजेज ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स है, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होते हैं। एक कलाकार जिसकी वॉइस है, एक इसमें रबाब होता है, देन एक सारंगी होती है, एक मटका होता है, तो एक सुबकनारी। एक साइड से बजाया जाता है और एक साइड से आवाज बाहर निकलती है। तो ये 2-4 चीजें हैं जिसमें इसका यूजेज होता है। परंतु स्टार्टिंग में अगर आप इसको देखेंगे, ये सब चीजें नहीं थी। ये सारी चीजें जो ये सब एक कल्चर के साथ वहां पे ट्रांसफर होके आई है। कश्मीरियों का अपना कोई वादन नहीं था। ये बेसिकली 13वीं सेंचुरी में जब ईरान ने वहां पे पर्शियन लोगों ने वहां पे इन्वेड किया था, तो वो अपने साथ ही वाद्य यंत्र लेके आए थे। उन्हीं वाद्य यंत्रों को कश्मीरी ने अडॉप्ट करके फिर एक अपना एक बिल्कुल डिफरेंट एक मुकाम इसमें संगीत में डाल दिया, जिसका नाम हम उसको छकरी कहते हैं। छकरी बेसिकली एक विलंबित ख्याल में हम गाना शुरू करते हैं। इसमें वाक होता है। वाक मीन्स जो बिना संगीत के वो 2 लाइनों का आराधना टाइप का होता है। वो हम जैसे स्तुति नहीं करते थे, वैसे ही उसके बाद हम छकरी को यूज करते हैं। विलंबित ख्याल में हम एक गाना शुरू करते हैं, फिर उसको द्रुपद में लास्ट में उसको रोफ बोलते हैं। रोफ मीन्स उसका कंक्लूडिंग पार्ट वो जो होता है उसका टेम्पो फास्ट होता है, वो तेज चलता है। सो देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीजें हैं। एक आपका वाह जो शुरू करेंगे आप, प्रिल्यूड कहते हैं हम। उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी में छकरी आ जाएगी और कंक्लूजन जो होता है वो रोफ से होता है। ये वहां का फोक संगीत की विशेषता है। जब आप फोक संगीत गाएंगे तो आप यही इसी क्रम में इसको देखेंगे। एक वाक आपको सुनाऊंगा। तो देखिए ऐसे स्टार्ट होता है जिसे वाक कहते हैं। इसके बाद उसकी बाड़ी आएगी, सब छकरी कहेंगे। जैसे ये इसकी बॉडी हो गई। देन उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो एकदम रोफ कहते हैं। इसकी बीट जो होती है वो तेज हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको एक साउंड तो ये 3 चीजें हैं। ये छकरी का प्रारूप है, इसका स्वरूप ये है। ये तो आपने छकरी के बारे में बताया, कुछ और भी वहाँ पे फॉर्म है लोक संगीत की वहाँ की? वहाँ पे अब ये छकरी का एक जॉनर है। दूसरा
इसी में उसको हम बोलते थे बांड पत्थर पत्थर होता था। पत्थर में क्या होता था, एक बहुत बड़े बड़े समूह आ जाते थे उनका, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे डांसिंग क्लब होते हैं जो नृत्य करते हैं, तो उनमें एक विशेष एक ऐसा ग्रुप होता है जो उस समय का जो वहाँ पे एक दर्पण होता था, जो बीत थी वहाँ पे समाज में, वो उसको उसी को दोहराते थे, लेकिन दोहराते थे इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अब म्यूजिक में क्या आता था, वो एक बड़ा ग्रुप आता था, एक गोल सा सर्कल बनाते थे, उस सर्कल में वो कोई इशू उन्होंने उठा दिया, उस इशू को वो हाईलाइट करते थे संगीत के माध्यम से, जिससे हम बांड पत्थर कहते हैं। पत्थर मीन जहाँ डिफरेंट वैरायटी आप प्रस्तुत करेंगे लेकिन विद एक्शन, तो ये बांड पत्थर का प्रारूप था। तीसरा होता है इसमें लड़ीशा। लड़ीशा मीन्स वो इकतारा जैसे नहीं होता, बंगाली में एक तारा होता है जो एक हाथ से बजाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो लड़ीशा वाला होता है उसके हाथ में एक छनका जैसे होता है, जो घुंघरू नहीं होते हैं, घुंघरू को बजाते हैं ऐसे छक 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 करके, तो वो हर घर में जाता है और उसका जो लहजा होता है वो सिर्फ तंज करता है, एक व्यंग्य उसका होता है, सिर्फ उसका टोटल यही है कि जो समाज में बीत रही है। क्योंकि उन दिनों वहां पे क्या होता, कोई साधन नहीं, ना फोन उसका था, ना वहां पे एक जगह से दूसरे जाने का कोई साधन था, तो इन्होंने जॉनर क्रिएट किए थे। तो एक लड़ीशा जैसे होता था, वो उसका एक विशेष स्टाइल होता था बोलने का। मैं जैसे बताऊंगा, लड़ीशा लड़ीशा आज है आओ, आज है आओ से वही क्या वही, ऐसे करके उसका एक रिदम होता है, उसी रिदम बीट पे वो चलता था। उसमें कोई स्कोप नहीं है कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुर्गियां दे देंगे, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मैंने उसको विलंबित ख्याल में ज्यादा है, कुछ नहीं। उसमें एक स्टाइल है लड़ीशा लड़ीशा, तो हृदय से भाव जो उपजेगा उसी को बोलता है, उसको हम लड़ीशा बोलते हैं। ये 3 फॉर्म्स है वहाँ के संगीत के जो बहुत प्रोमिनेंट रहे वहाँ पे और अभी भी ये प्रचलन में है। क्योंकि समय के साथ साथ सिर्फ बदलाव आते जाते हैं, उस बदलाव के साथ साथ कश्मीर के संगीत में भी बहुत बदलाव आ गया। एक जमाने में इसके लिए बड़े बड़े गांवों में, बड़े बड़े मेलों में इनको इनवाइट किया जाता था, क्योंकि हालात अब ऐसे हो कि वेस्टर्नाइज्ड कल्चर ज्यादा हो गया, उसका इम्पैक्ट वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा, जो उसके साथ साथ कश्मीरी संगीत पे भी उसका असर पड़ गया, जिसकी वजह से अगर आप आजकल के कश्मीरी गाने सुनेंगे तो उसमें अब आपका गिटार भी यूज होता है, ड्रम भी यूज होता है, सब कुछ यूज होता है, लेकिन जो भाव है, जो एक सुर है, जो सुर के तहत हम बंधे हुए हैं, सूफियाना जिसे कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बेसिक वही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन बदल गई। आपने जो वहाँ कश्मीर का लोक संगीत था उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। संक्षेप में लोकल डांस फॉर्म्स हैं रऊफ, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? रऊफ मीन्स इसमें जो लेडीज जो होती थी, लेडीज किसी विशेष, अगर कोई घर में कोई बड़ा फंक्शन है, जैसे किसी का जनेऊ संस्कार है, मुस्लिम में जैसे किसी की शादी है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रऊफ है जो वहां पे गाया जाता है। उसमें क्या है कि 10-15 स्त्रियां जो होती है, जो लेडीज होती है, वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे। जैसे यहाँ पे चक्राता में जो उनका रूफ का फॉर्म है, वो तो नाचते पूरा सर्कुलर शेप में, पर यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं, एक आमने और एक सामने। तो वो एक जो यहाँ से कोई संगीत का कोई उन्होंने उठा दिया, कोई भी लाइन उठा ली, तो दूसरा ग्रुप उसको रिपीट करता है डांस फॉर्म के साथ साथ। ये रूफ की विशेषता है। तो मैं आपको बता दूं, एक रूफ ऐसे जिसमें रूफ में है ना, तो इसमें जैसे कोई भी आप ये ले लेंगे, तो उसको अब रूफ के फॉर्म में जब हम गाएंगे तो उसमें रूफ में वो एक स्टेप्स, पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, डांस होते हैं, जिसमें स्टूडेंट का यूज होता है। शलवार और ऊपर से पूरी जो आपका हेड है, लेडीज का हेड है, वो पूरा ढका रहता है। और उस ढका रहने के साथ जब वो संगीत के साथ उसको जोड़ देते हैं, जब वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो उसका एक समाई फिर अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एक टुक सुना दूंगा, तो ये रूफ में यूज होता है। जी संजय जी, आपने कश्मीर के लोक संगीत के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी दी। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर हमारा है बहुत खूबसूरत कश्मीर है और लोगों को वहाँ जाना चाहिए। जितनी भी वहाँ पे पहले रेस्ट्रिक्शन रही है वो जो भी रही है वो सारी खत्म हो गई। अब आना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमेशा उसको स्टडी करना चाहिए। अगर मैं वहां से यहाँ आया तो मुझे यहाँ के गढ़वाल के बारे में बहुत कुछ पता है। गढ़वाल के जो संगीत है उसके बारे में काफी अध्ययन किया है मैंने। तो ये तभी संभव है जब मैं यहाँ पे सेटल हुआ था। ऐसे जो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं वो भी कुछ न कुछ लेके ही आते हैं वहाँ से। सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती मैटर नहीं करती है। उस खूबसूरती के साथ साथ कश्मीर के लोग कितने खूबसूरत से, हृदय से, दिल से, उसको भी स्टडी करना आवश्यक बनता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो वहाँ जाते हैं सिर्फ वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने न जाए, वहाँ लोगों के मन में जो सौंदर्य है उसको भी देखें, उसकी खूबसूरती को भी देखें। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत से लोकगीत के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। एक सुना दीजिए। जी जी। ये वहाँ का प्रसिद्ध लोक गीत है। ये मैंने आप इससे समाप्त किया, आपने विराम दिया आपने। संजय पंडिता जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये थे श्री संजय पंडिता, जिनसे बातचीत हो रही थी कश्मीर के लोक संगीत के बारे में। आज बस इतना ही। एक और कार्यक्रम के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।